हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत के भूगोल को पूरी तरह से रिवाइज करने वाले हैं। मतलब कि भारत के भूगोल में जितना भी चीज़ पढ़ना है उसका शॉर्ट में रिवीजन करना है। तो हम लोग ये किताब से रिवीजन करने वाले हैं। तो जो रेलवे का स्पीडी होता है, रेलवे सामान्य अध्ययन, ये बुक काफ़ी मतलब शॉर्ट में रिवीजन के लिए इसका एक पार्ट दिया रहता है। इतिहास, भूगोल, साइंस सबका एक शॉर्ट रिवीजन के लिए एक पोर्शन इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपके पास किताब है तो अच्छा है, नहीं तो मैं इस वीडियो में करवा देता हूँ। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको पूरा मान लीजिए ये भारत का भूगोल का वीडियो है तो आप लोग का भारत का भूगोल का रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं इतिहास का वीडियो लाऊं तो उसको आप देख लीजिएगा, तो उसमें इतिहास का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो ये काफ़ी मतलब बेस्ट बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। और भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। इंडिया यूनानियों ने कहा और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। और पुराना नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। भारत अवस्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, जैसे ये पृथ्वी है तो भारत कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। तो ये ऊपर उत्तर हो जाएगा और इधर पूर्व हो जाएगा। तो भारत उत्तर और पूर्व में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसमें एकदम बेसिक से लेकर पूरा सारी चीज़ें कवर किया हुआ है और काफ़ी मतलब रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा बुक है। ठीक, राज्यों की कुल संख्या 28 है, जैसा कि आप लोगों को पता है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 8 है। और कुल क्षेत्रफल इसकी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे संपूर्ण विश्व के हिसाब से देखा जाए तो 2.42% भाग भारत अपना रखता है। 2 पॉइंट कितना? 42%। पूरे विश्व का 2.42% भाग भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े बड़े राज्य, इससे बड़े जो राज्य है, जो सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े बड़े हैं। किसमें? तो ये क्षेत्रफल में है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब है हमारा देश भारत। और भारत की कुल जनसंख्या देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121.8 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनगणना के दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में दूसरा स्थान है जनगणना जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, और विश्व जनसंख्या भारत में निवास करता है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। मतलब जितना भी जनसंख्या है विश्व में उसका 17.5% निवास करते हैं भारत में। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। भारत में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। और सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। और दूसरा कौन सा है? गोंड है। ये काफ़ी मोस्ट रिपीटेड सवाल है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरा सबसे बड़ी जनजाति गोंड। सबसे बड़ी भील और दूसरा गोंड। ठीक, अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार जो हम लोग जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है पृथ्वी पर, जो ऐसे ऐसे है, इसको अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। ठीक,
अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, और जो ऐसे ऐसे खींचा गया है काल्पनिक रेखा उसको देशांतरीय रेखा कहा जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक, ये उत्तरी अक्षांश में है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ऐसे कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। और ये अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 32,000 कितना 3214 किलोमीटर है। जैसे ये भारत, मान लो भारत हो गया, ठीक, तो क्या बोल रहा है? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण ये वाला होगा ना, उत्तर से दक्षिण। तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933। पूर्व से पश्चिम यानी कि ये वाला जो दूरी है पूर्व से पश्चिम 2933, और ये 3214, इसको 3214, ये 2933। ठीक, उसके बाद भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किधर होगा? तो भारत की पूर्वी बिंदु इधर होगा। मान लीजिए ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये किबिथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु इधर गुहार मोती, जो कि जिसे गौर माता भी कहा जाता है, गुहार मोती जिसे गौर माता भी कहा जाता है, और ये कच्छ जिला गुजरात में है, कच्छ के जिला गुजरात में है। उत्तरी बिंदु यानी कि इधर, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहा जाता है, और यह लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। ठीक, उसके बाद है मुख्य भूमि दक्षिण में मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जो भारत का। उसके बाद इधर जो द्वीप है अंडमान निकोबार, उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक, ये द्वीप के हिसाब से नहीं, तो ये मुख्य भूमि के हिसाब से कन्याकुमारी, ये भी इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य भूमि जब बोलेगा तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी, और ये द्वीप के हिसाब से इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। जैसे यहाँ पे बोल रहा है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पारस पॉइंट भी कहा जाता है इसको। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पारस पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी, दक्षिणी बिंदु से जो बोल रहा है कि भूमध्य रेखा है बीचों बीच जो पृथ्वी को काटता है, तो दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की लंबाई दूरी जो है ये 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। और स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की जो स्थलीय सीमा जो इधर तटीय सीमा को आप लोग समझ पा रहे होंगे, तटीय सीमा को छोड़कर जो स्थलीय सीमा है टोटल कितना है? और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और ये टोटल 7,000 द्वीपों सहित बोल रहा है। जैसे कि इधर दक्षिणी भारत को देखा जाए, जो ये तटीय मैदान है, ठीक, तो इधर का 6100, और इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इन सारे को मिलाकर कितना हो जाता है? 7516। और वर्तमान में इसको अपडेट किया गया है, तो 11,000 कुछ, मतलब एग्जैक्ट डाटा ध्यान पे नहीं आ रहा, 11,000 लमसम ये टोटल दूरी अपडेट किया गया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। और भारत का मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का मानक समय रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर जो रेखा है वो भारत का समय निर्धारित करता है। वो कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, इसको ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखा है जो कि प्रयाग के नैनी से गुजरता है। कहाँ से? प्रयाग के नैनी से गुजरता है। देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें दिया हुआ है। सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ इसमें है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो
एक एक पॉइंट सब इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते चलिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से आगे है और यह 5 घंटा 30 मिनट है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट। जो क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है उससे भारत का जो समय रेखा है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। 0 डिग्री, जैसे कि 0 डिग्री से कितना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है आगे है। तो इसको जब कैलकुलेट करने पे कितना आता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, 5 घंटा 30 मिनट है। उसके बाद है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जो 82 डिग्री 30 मिनट जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्य से गुजरती है? तो ये 5 राज्य से गुजरती है, ठीक। 5 राज्य से। तो कौन कौन वो राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी देता है। तो जितने भी भारत में प्रदेश हैं, लगभग हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के छोड़ के सभी प्रदेश इसी समय के रेखा के आसपास है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर इधर हो जाता है पश्चिम उत्तर में, और ये पूर्व उत्तर में अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो बीच में यही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है, ठीक। जो भारत है, हम लोग का भारत है, मान लीजिए ये भारत है, इसको जो ये बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है जो कि भारत को 2 भागों में काटती है, उसको कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन है? इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र से यानी कि एम से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। ऐसे उस ट्रिक को आप लोग रिकॉल करके वैसे एग्जाम में आप प्रश्न कर लेंगे। इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मित्र पर गमछा झार, ठीक। और म से ध्यान रखिएगा, मणिपुर नहीं मिजोरम होगा, म से मणिपुर नहीं मिजोरम। उसके बाद है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना, उसमें से सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है तो ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उसके बाद है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ के गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ के गुजरात है। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, बड़ा जिला कहेगा तो कच्छ के गुजरात हो जाएगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कहेगा तो माहे पुदुचेरी। माहे पुदुचेरी ध्यान रखिएगा। और तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है, ठीक। भारत में जो तटीय इधर राज्य हैं तो इसमें कुल 9 राज्य हैं, ठीक, तटीय सीमा पर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तट रेखा वाला गोवा। एग्जाम में तो इसमें से जितना चीज़ इसमें दिया हुआ है सभी चीज़ पूछा गया है, तो सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद है भारत की औसत समुद्र तल से नापा जाता है चेन्नई के तट से। जो भारत की ऊंचाई मापा जाता है औसत समुद्र के तल से जो मापा जाता है वो कहाँ से मापा जाता है? तो वो चेन्नई के तट से मापा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चेन्नई के तट से। और भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र, भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक है। जो ये भारत के तटीय क्षेत्र है और ये समुद्र का जो कुछ मील तक भारत का अधिकार होता है, ठीक। तो यही बोल रहा है कहाँ तक है? 12 समुद्री
मील तक है, 12 समुद्री मील तक है, जो कि एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। तो ये 12 समुद्री मील के में इतना से 12 से गुना कर देने पर पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद है समुद्र की दूरियां मापी जाती है। समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील इसको भी कहा जाता है, नॉटिकल मील, समुद्री मील, जो कि एक मील में कितना होगा 1.85 किलोमीटर। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र कहलाता है कोकण तट। हाँ देखिए, गुजरात से जो गोवा तट की क्षेत्र का जो कहलाता है, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के, महाराष्ट्र के तट को बोल रहा है कोकण तट। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र के तट को क्या बोला जाता है, तो कोकण तट, कोकण तट। और ऐसे भी गुजरात से गोवा तक के जो क्षेत्र के तटीय क्षेत्र है उसको कोकण तट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तक के तट कहलाता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तट है। ठीक, पूर्वी तट ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बोल रहा है कोरोमंडल तट। और मंगलुरु तट कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के तट को कहलाता है मालाबार तट। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक, ये यहाँ पर केरल के तट ये है, मालाबार तट केरल, यहाँ पे केरल राज्य है। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, भारत के सबसे वनाच्छादित राज्य यानी कि वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। और सबसे न्यूनतम वन हरियाणा, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र हरियाणा में है, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र हरियाणा में है। और सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली यानी कि राजस्थान में, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि अबू पहाड़ी पर स्थित है, अबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि अबू पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विभाजित है। तो लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा, लूनी एवं ब्यास नदी क्या करती है कि अरावली पर्वत को विभाजित करती है। लूनी और ब्यास नदी, लूनी और ब्यास नदी क्या करती है कि अरावली पर्वत को विभाजित करती है। और सबसे नवीन पर्वत, भारत में सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत को कहा जाता है। भारत में सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत, यह एक बलित पर्वत है। भारत के सबसे नवीन पर्वत तो हिमालय, यह सबसे बलित पर्वत है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय क्या बना है, अवसादी चट्टानों से। ठीक, हिमालय किससे बना है, तो अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेप से। तेथिस सागर, तेथिस, प्राचीन तेथिस सागर है उसके निक्षेप से बना है, इसका निर्माण हुआ है हिमालय का। ठीक, तेथिस सागर से, इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है, हिमाद्री, हिमाद्री। और सबसे निचली श्रेणी यानी कि पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। ठीक, ये सबसे निचली श्रेणी है शिवालिक। उसके बाद है शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ है, सेनेजोइक काल, ध्यान रखिएगा, शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। प्रायद्वीपीय पर्वतों का संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई, जो महान हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर। जो हिमालय का भाग है महान हिमालय से बृहद हिमालय भी कहा जाता है, इसकी औसतम ऊंचाई है 6100 मीटर, औसत 6100 मीटर। आराकानियोमा पर्वत, आराकानियोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। आराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में, म्यांमार में। मेवाड़ का पठार स्थित है राजस्थान व मध्य प्रदेश में। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मेवाड़ का पठार ध्यान रखिएगा राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं में के मध्य। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मालवा का पठार कहाँ अवस्थित है, अरावली और विंध्य, जो विंध्य पर्वत है उसके श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक, मालवा का पठार और राज्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही कौन दो नदी निकलता है? और नर्मदा और सोन नदी। अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलता है? नर्मदा और सोन नदी। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है और ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। और दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। और दक्कन का पठार स्थित है, दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक। उसके बाद है दक्कन पठार की पूर्वी भाग है विदर्भ। दक्कन पठार का पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। और महिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। महिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। महिम तट महाराष्ट्र में। म से महिम और म से महाराष्ट्र हो जाएगा। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में। उसके बाद है दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। दक्षिण पठार की ढाल है, दक्षिणी जो पठार है उसका ढाल कहाँ है? पूर्व की ओर है। दक्षिणी पठार की ढाल है पूर्व की ओर। दक्षिणी पठार की ढाल पूर्व की ओर है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की बोल रहे हैं ऐसे। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिमाच्छादन द्वारा होता है। हिमछादन द्वारा, हिम जो ग्लेशियर होता है उसके द्वारा होता है यू आकार के घाटी का निर्माण। और धारवाड़ पठार है। धारवाड़ पठार कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ कर्नाटक। ठीक। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है। उसके बाद है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। जो सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ है ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ ये, ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक। महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत। महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत जो कि पूर्वी घाट महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट का। जो महेंद्रगिरी पर्वत है ये उड़ीसा में है। ठीक। और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट जो है ना उसका हिस्सा है महेंद्रगिरी उड़ीसा में। और पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। जो पश्चिमी घाटी है इधर ये वाला, इसको भ्रंश कहा जाता है, यानी कि भ्रंश घाटी या फिर भ्रंश कगार जो भी ये है। ठीक। उसके बाद है पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। उत्तरी और दक्षिणी पूछ लेता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की कलसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख। और उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की ये इसलिए दिया है क्योंकि ये पूछता है। ठीक। महाबलेश्वर में है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट कहलाता है। जो महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है उसको विल्सन पॉइंट कहा जाता है। विल्सन पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। ठीक। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी स्थित है अन्नामलाई
की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है, यानी कि मिलन स्थल। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणी जहाँ मिलती है, जो कि सबसे इधर तमिलनाडु में मिलती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ इसकी मिलन बिंदु माना जाता है। कहाँ कौन माना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो विस्तृत है तो ये तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। उट्टकमंड, उट्टकमंड या ऊटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। ऊटी जो एक जगह है, इसका नाम सुने होंगे, ऊटी, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जयंतिया काफ़ी फेमस पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित है। और यहाँ पर खासी जो है, यहाँ पे मानसीन राम है खांसी में। और यहाँ पर क्या होता है कि सर्वाधिक भारत का दुनिया का सबसे अधिक भाषा खासी पहाड़ियों में होता है। ठीक, मानसी राम जगह है। कोडमम इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर। कोडमम, जो कि ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, कोडमम भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी इसको कहा जाता है, कोडमम को। यहाँ पर इलायची के लिए यह फेमस है। और यह कहाँ स्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर है। कहाँ है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। शेषाचलम की पहाड़ियाँ स्थित है तेलंगाना में। शेषाचलम की पहाड़ियाँ तेलंगाना, शेषाचलम तेलंगाना। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल स्थित है पलनी पर्वत श्रेणी में। कोडाई कनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो ये नेपाल में अवस्थित है। इसका ऊंचाई है 8850 मीटर। ठीक, ये तो सबको पता होता है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागरमाथा, जो कि नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। ठीक, और इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक, तिब्बत में सांगपो और ये नेपाल में सागरमाथा। और भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन, जिसे केटू, जो कि काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर गाडविन आस्टिन यानी कि केटू। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक, भारत का पूछेगा तो बताना है गॉडविन आस्टिन। और भारत में स्थित कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमायूं हिमालय का। नंदा देवी चोटी भाग है कुमायूं हिमालय का। जो ये नंदा देवी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी स्थित है धौलावीरा और पीरपंजाल श्रेणी में। कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पर? तो धौलावीरा और पीर पंजाल श्रेणी में। कुल्लू घाटी धौलावीरा और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। शिमला स्थित है, शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर श्रेणी, शिमला कहाँ स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। शिमला धौलाधर श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में। शांत या मौन घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। शांत या मौन घाटी केरल में। भारत की सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। और काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। इसको ध्यान रखिएगा, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला। जोजिला और बुर्जिला, जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। मान्ना, नीति और लिपुलेख, मान्ना, नीति और लिपुलेख, मान्ना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। मान्ना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। उसके बाद है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला, बोमडीला अरुणाचल, बोमडीला अरुणाचल, बोमडीला अरुणाचल। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है मनाली, मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिएगा, ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। ये सभी जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा इसी से विदेशी यात्री भारत में प्रवेश करते थे, खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। मनाली को लेह से रोहतांग, श्रीनगर को लेह से जोजिला और श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल। भारत में द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के जो द्वीप है ये दो भागों में विभाजित है, ठीक। एक को लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत के दो द्वीप है, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है और कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। अंडमान जो है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 572 द्वीप है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम बदलकर श्री जयवर्धनपुरम भी कर दिया गया है। जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बदलकर श्री जयवर्धनपुरम कर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट, ठीक। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कौन? कोको स्ट्रेट, ठीक। कोको द्वीप, कोको स्ट्रेट, ऐसे याद रखिएगा। दक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटे अंडमान के बीच। दक्कन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान तथा छोटे अंडमान के बीच। दक्कन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान तथा छोटे अंडमान के बीच। उसके बाद है मरक्कत द्वीप। मरक्कत द्वीप जिसे कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। मरक्कत द्वीप को एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है कौन? मरक्कत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरक्कत द्वीप कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी का जेल यहाँ पर स्थित था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? काला पानी का के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप है, वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। और जो बैरन द्वीप है ये मध्य अंडमान में स्थित है। उसके बाद है सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। जो सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम कहाँ स्थित है? तो यह भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। उसके बाद है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे पहला कौन सा था? सैडल पीक। पहला सैडल पीक, तो दूसरा कौन सा है? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप। माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है कौन? 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। इसको ध्यान रखिएगा। सोम्पेन, सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में है। सोम्पेन जनजाति कहाँ पर है? निकोबार द्वीप है और ये सबसे खतरनाक जनजाति इसको माना जाता है, ठीक। सोम्पेन जनजाति को निकोबार द्वीप में स्थित है। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस, इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। यह नील द्वीप तथा नील द्वीप जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो रॉस द्वीप जिसको कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है और नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप नाम बदल के कर दिया गया है, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है, यह स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में।
हैवेलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप का नाम बदल दिया गया है, यह स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जो पहले व्हीलर द्वीप था, यह स्थित है ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप, यह अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक, अंडमान निकोबार किससे निर्मित था, तो ज्वालामुखी से। और ये जो लक्षद्वीप है यह निर्मित है प्रवाल भित्तियों द्वारा, यह निर्मित है और यह अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। औंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप में द्वीप के हैं। औंग जनजाति जो है ये छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। औंग द्वीप, औंग जनजाति। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। उसके बाद है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, उसमें कितना 572 था ना निकोबार में, अंडमान निकोबार में, और यहाँ लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल। ठीक, मिनिकॉय मालदीव 8 डिग्री और लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री। ठीक, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ी द्वीप है अंडरोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप वासियों की भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी भाषा क्या है, मलयालम। क्योंकि तो मलयालम कहाँ बोला जाता है, इधर कर्नाटक तमिलनाडु साइड बोला जाता है। तो लक्षद्वीप अरब सागर साइड है, तो उधर से नज़दीक यही सभी राज्य पड़ता है। पंबन द्वीप स्थित है, जिसे कि पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग है। स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। ठीक, भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद है न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भाग, अब भारत के हम नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में नदियों के अपवाह तंत्र के 2 भागों में बांटा गया है, एक हिमालय नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो उत्तर भारत की नदियों को हिमालय नदियाँ कहा जाता है और दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे कि गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये कुछ महत्वपूर्ण सिंधु नदी तंत्र ये है, गंगा नदी तंत्र है, ये सभी महत्वपूर्ण है। इन्हीं से सारी नदियाँ जुड़ी हुई रहती है अधिकांश भारत की। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ये सब तो पता ही होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गौमुख से। वैसे तो गंगोत्री के पास गौमुख से ये नहीं निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब यह गंगा कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। भागीरथी गंगोत्री के पास से भागीरथी निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या, तो गंगोत्री से कौन से निकलता है, भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा कहाँ आकर मिलती है, देवप्रयाग में, तब ये गंगा, यहाँ से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। तो ये गंगा नदी है। ठीक, उसके बाद है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर है। ठीक, बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना, जो कि बांग्लादेश में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलती है उसके बाद यहाँ से मेघना इनका नाम पड़ जाता है। ठीक, मेघना। बिहार का शोक कौन सा नदी कहलाता है, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। और बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। और उड़ीसा का शोक महानदी। ठीक, ये सभी ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कौन सा कहलाता है, दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी।
गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम बोल रहा है कि मैदान में है, तो वो है गोमती नदी। ठीक, गोमती नदी। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुछ के यमुनोत्री में। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुछ के यमुनोत्री में। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से, और यहाँ से एक और नदी निकलता है नर्मदा। ठीक, अमरकंटक से दो नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। ठीक, शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है, एक सेकंड, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुरी। तो ये जो पश्चिमी घाट की नदियाँ सब है ये डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि इनका ढाल मतलब ऐसे है। ठीक, अब पश्चिमी घाट का ढाल थोड़ा सा ऐसे स्लोप है, लेकिन इसका पूरा ऐसे है, तो इस वजह से ये मुहाने नहीं बनाती है। ठीक, तो इसको एस्चुरी कहा जाता है। ज्वार नद मुख बनाने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती जो कि अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जितनी सारी नदियाँ गिरती है वो सभी क्या करती है कि डेल्टा नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है? ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुरी। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर। हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से, और मुहाना बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यहाँ पे जंगबो नदी के नाम से निकलती है, और ये भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी, असम में इसको कहा जाता है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और इसको बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है, जमुना। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को, और इसकी मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के जोरहट में। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक, ये असम के जोरहट में स्थित है। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। मानस और लोहित सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की है। ठीक, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो। ठीक, आ ही गया, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, और तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ये कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा स्थित है, भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा एवं महानदी। डेल्टा कौन बनाती है? कावेरी, गंगा और महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। ठीक, और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। ठीक, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, और चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाती है चंद्रभागा। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्र और भागा। ठीक, उसके बाद है
बगलिहार सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। बगलिहार सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी पर। बगलिहार सलाल दुलहस्ती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बगलिहार सलाल दुलहस्ती चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम बेरी नाग कश्मीर के समीप, ये सभी सिंधु के सहायक नदियाँ हैं। झेलम नदी, सतलज नदी हो गया, ये सभी सिंधु के सहायक नदियाँ हैं। और तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। तुलबुल और उरी परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। और अब बगलिहार सलाल दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। सतलज नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से। ठीक, तो सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, तीनों का जो उद्गम होता है लगभग आसपास से ही होता है, मानसरोवर झील के आसपास से। भाखड़ा नागल और हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल जो कि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में और नागल पंजाब में है। ठीक, और हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। ठीक, सतलज नदी से। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो कि पूर्व की ओर बहती है। हाँ देखिए, ये पूर्व की ओर बहने वाली है, तो पूर्व यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो ये डेल्टा बनाएगी। ठीक, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरेगी वो डेल्टा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, और भी नदियाँ हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हो गया। जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहती है यानी कि अरब सागर में, ये एस्चुरी बनाती है यानी कि ज्वारनदमुख, और ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत, नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत अमरकंटक के चोटी से, और इसकी मुहाना अरब सागर में। ठीक, तो अमरकंटक से एक सोन नदी भी निकलता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर यानी कि पश्चिमी तट से गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक, तो दक्षिणी भारत की गंगा इसके गोदावरी को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की। और गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये क्या है? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। और कावेरी नदी जल विवाद होता है। कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। कृष्णा नदी जल विवाद कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य के बीच है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य, और ये 1957 से ही है। और कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। कृष्णा नदी विवाद कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है और आंध्र प्रदेश। लावनी नदी के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी को लावनी नदी कहा जाता है। ठीक, ये महाराष्ट्र की नदी है लूनी नदी। और लूनी नदी का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये क्या बोलते हैं, सॉरी नहीं, मैं गलत चल गया था। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। लूनी नदी अरावली पर्वत से कक्षकिरण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कक्षकिरण में कौन विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। तो इसका उद्गम कहाँ पर है? अरावली। नदियाँ जिसकी उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होती, भारत में बहती है लेकिन इनका उद्गम भारत में नहीं है, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सतलज, जैसे कि सतलज, ब्रह्मपुत्र
और ये सिंधु एक ही जगह से निकलती है। उसके बाद घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक, ये सभी नदी का उद्गम भारत से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, गंडक, सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक, सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, हरिद्वार और वाराणसी, और उसके बाद पटना, ये गंगा नदी के तट पर। अब ये हम लोग पढ़ेंगे नदियों के तट पर स्थित शहर, ठीक। तो हरिद्वार और वाराणसी और पटना ये गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना नदी। लुधियाना और फिरोजपुर, सतलज नदी। लुधियाना और फिरोजपुर, सतलज नदी। लुधियाना और फिरोजपुर, सतलज नदी। हैदराबाद, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद, मूसी नदी। श्रीनगर, झेलम नदी। श्रीनगर, झेलम नदी। श्रीनगर, कश्मीर, झेलम नदी। लखनऊ स्थित है गोमती नदी। लखनऊ, गोमती नदी। लखनऊ, गोमती नदी। उज्जैन, क्षिप्रा नदी। उज्जैन, क्षिप्रा नदी, मध्य प्रदेश। कोटा, कोटा राजस्थान, चंबल नदी। कोटा राजस्थान, चंबल नदी। कोटा राजस्थान, चंबल नदी। कोटा राजस्थान, चंबल नदी। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी। अयोध्या, सरयू नदी। अयोध्या, सरयू नदी। उसके बाद है कटक, कटक महानदी के किनारे। कटक महानदी। कटक उड़ीसा, महानदी। कटक उड़ीसा में है जो महानदी। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। उसके बाद है सूरत, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। सूरत ताप्ती, विजयवाड़ा, कृष्णा। सूरत ताप्ती, विजयवाड़ा, कृष्णा। पणजी, पणजी यानी कि गोवा, गोवा में है, तो गोवा में मांडवी नदी है, तो ये मांडवी नदी के किनारे पणजी, जो कि गोवा का राजधानी है। विद्यासागर सेतु, विद्यासागर सेतु कहाँ बना है? तो हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। विद्यासागर सेतु कहाँ बना है? हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध, विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। महानदी उड़ीसा में, महानदी पर उड़ीसा में है। यह सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और यह सबसे लंबा बांध है, और ये भारत ही नहीं पूरा विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। मैटूर बांध, मैटूर बांध कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। मैटूर बांध कावेरी नदी, तमिलनाडु में। पोंग बांध ब्यास नदी पर, हिमाचल में। पोंग बांध ब्यास नदी, हिमाचल में। थीन बांध रावी नदी, पंजाब में। थीन बांध रावी नदी, पंजाब में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, कर्नाटक में। अलमाटी कृष्णा नदी, कर्नाटक। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, कर्नाटक। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया, मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया, बराकर नदी पर, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध। भारत की सबसे बड़ी लेगून वाला खारे पानी की झील, अब हम लोग झील को देखेंगे। तो भारत में सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। चिल्का झील झींगा पालन हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी का झील है वुल्लर झील। भारत में सबसे मीठे पानी का झील वुल्लर झील, कश्मीर, और इसी पर तुलबुल परियोजना है। इसी पर क्या है? तुलबुल परियोजना। वुल्लर झील पर तुलबुल परियोजना है, जो कि कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोमालू झील, सिक्किम में। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, सिक्किम। चोलामू झील, सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक झील, मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
कबूल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील में। और लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान, ये कहाँ पर है, तो चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। पुलिकट, पुलिकट है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर स्थित एक लैगून झील। पुलिकट क्या है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर स्थित एक लैगून झील। बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, नागनागिन तथा डल झील, ये जम्मू कश्मीर में जितने भी नागनागिन से रिलेटेड नाम है वो सभी झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, फतेह सागर, लुणकरणसर झील और जयसमंद झील। सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लुणकरणसर, उसके बाद है जयसमंद झील, ये सभी राजस्थान में है, राजस्थान। वेवनाड एवं पेरियार झील केरल, वेवनाड एवं पेरियार झील केरल, वेवनाड एवं पेरियार झील केरल। कोलेरू, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। रहस्यमय झील, रूपकुंड झील, रहस्यमय झील को रूपकुंड झील कहा जाता है, रहस्यमय झील को रूपकुंड झील कहा जाता है। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड में, हिम झील, उत्तराखंड में ये हिम झील है, ठीक। रूपकुंड झील कहाँ है, उत्तराखंड में, ये हिम झील है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश, रुद्र सागर मध्य प्रदेश, रुद्र मध्य प्रदेश। भारत की सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, कुचिकल, जो कि 455 मीटर ऊंचा है और ये कर्नाटक में है। कुचिकल कर्नाटक, कैसे कुचिकल, कैसे कर्नाटक, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर, ध्यान रखिएगा। चौड़ाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। जो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है उसको जोग या फिर गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है और यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात भी कर्नाटक में है और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कुचिकल है वो भी कर्नाटक में भी है, इसको ध्यान रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। होगेनकाल, होगेनकाल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। होगेनकाल जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, हुंड्रू स्वर्ण रेखा, हुंड्रू, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर। उसके बाद है शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। शिव समुद्र, शिव समुद्र कर्नाटक कावेरी नदी पर, शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर। उसके बाद है काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात नवादा बिहार में, काकोलत जलप्रपात नवादा बिहार में, काकोलत जलप्रपात नवादा बिहार में। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी में जिला में। काकोलत है नवादा बिहार में, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है।
दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। उरी एवं तुलबुल परियोजना, उरी तुलबुल जब भी नाम सुनिएगा झेलम नदी। उरी तुलबुल झेलम नदी जम्मू कश्मीर। उसके बाद है सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की परियोजना है। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ कहाँ का संयुक्त है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन 1969 तारापुर, महाराष्ट्र। कल्पकम पावर प्लांट तमिलनाडु में है। कल्पकम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम, दूसरा थोरियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन है? तो यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? तो थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है, थोरियम। रावत भट्टा परमाणु विद्युत गिरी राजस्थान में है। र से रावत रावत भट्टा परमाणु विद्युत गिरी राजस्थान में है। नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश में है। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। ककरापार नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गिरी तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गिरी तमिलनाडु है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग सिद्रापोंग, पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो 1897 में दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में, और ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। प्रथम विद्युत जल संयंत्र है। शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई 1902 में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। और इसकी स्थापना 1902 में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। मानगुरु जल संयंत्र तेलंगाना। थाल गुरुजल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में है। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अरबी भाषा से। भारत की जलवायु ध्यान रखिएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। और भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा आती है तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है दक्षिण पश्चिम मानसून।
भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटती हुई मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून जो यही दक्षिण पश्चिम मानसून को लौटती हुई मानसून को कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। और यही कहाँ वर्षा कराती है तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मानसीराम में, लगभग 1141 सेंटीमीटर होता है यहाँ पर वर्षा। विश्व के सर्वाधिक वर्षा मेघालय में, खासी पहाड़िया में, ध्यान रखिएगा खासी पहाड़िया। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में। और सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत में सुनामी कब आई थी तो 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में दिल्ली में। 1875 में दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में दिल्ली में। और भारत की औसत वर्षा कितनी है 110 सेंटीमीटर। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है पोडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है तो जलोढ़ मिट्टी है। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थ जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाई जाती है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाई जाती है पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई और दोमट मिट्टी में। जल धारण करने की क्षमता बलुई दोमट मिट्टी में होती है। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। और सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट और सबसे कम पानी सोखने वाली मिट्टी बलुई। ध्यान रखिएगा सबसे कम पानी सोखने वाली मिट्टी बलुई। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है पोटास एवं चूना। उसके बाद काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। काली मिट्टी जो कि कपास के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी, और इसकी निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों से। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ का है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है क्यों तो लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है तो आयरन एवं सिलिका की। आयरन एवं सिलिका की। आयरन एवं सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र। सर्वाधिक क्षारीय मृदा से क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वो सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात। और मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण से। वन रोपण से। सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना यानी कि 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य संचित क्षेत्र से। लघु सिंचाई योजना से। लघु सिंचाई योजना से सर्वाधिक सिंचाई भारत में की जाती है तो लघु सिंचाई योजना से, जो कि 2000 हेक्टेयर से
कम कृषि योग्य संचित क्षेत्र है। देश में सिंचाई मुख्य साधन है नलकूप। देश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो नलकूप। और सर्वाधिक नलकूपों की संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। तो हमारे देश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से किया जाता है और सर्वाधिक नलकूप कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी इंदिरा गांधी नहर है और देश की सबसे बड़ी नहर भी इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। राजस्थान की जो नहर है ये इंदिरा गांधी नहर, ये कहाँ से जल प्राप्त करती है? तो सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। और ये जब सिंधु समझौता हुआ था ना, तो ये भारत यही तीनों देश की पानी यूज कर सकता है। ठीक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से। जो इंदिरा गांधी का नहर का उद्गम जो है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर कहाँ से? हरिके बैराज वहाँ पर स्थित है जहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम। भारतीय कृषि इतिहास के पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एम.एस. रंधावा। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एम.एस. रंधावा द्वारा। एम.एस. रंधावा द्वारा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था। 1960 में कहाँ पर? पंतनगर में, तत्कालीन यह उत्तर प्रदेश में है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और रबी फसल की कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में। ध्यान रखिए, अक्टूबर और नवंबर में रोपाई की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। और खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में होता है। इसकी कटाई के बाद क्या होता है? रबी फसल की बुआई की जाती है। ठीक। और प्रमुख रबी फसल है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। जो गांव के लोग होंगे उनको तो पता होगा रबी फसल और खरीफ फसल, आसानी से बिना पढ़े बता सकते हैं। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। उसके बाद है खरीफ फसल। धान, गन्ना, तिलहन, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी खरीफ फसल हैं। धान, गन्ना, तिलहन, जवार, बाजरा, मक्का और अरहर। प्रमुख नगदी फसल। नगदी फसल कौन कौन है? तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। नगदी फसल गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। ठीक। नगदी फसल कौन कौन है? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को, अमेरिका के, ये अमेरिका के हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल मैक्सिकन प्रजाति की गेहूँ। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल है मैक्सिकन प्रजाति की गेहूँ। मैक्सिकन
मैक्सिकन प्रजाति की गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुरानी तेल भंडार है डिगबोई असम। सबसे पुरानी तेल भंडार डिगबोई असम। सबसे पुरानी तेल भंडार डिगबोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिसंकरण संयंत्र स्थापित हुआ है डिगबोई 1901 में। सर्वप्रथम डिगबोई 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1874 में कुल्टी में, जो कि बंगाल में है। 1874 कुल्टी बंगाल। 1874 कुल्टी बंगाल। लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? 1874 में कुल्टी बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। सोवियत संघ के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के सहयोग से, ये पूछ लेता है। तो सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में 1964 में, झारखंड में 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में। दुर्गापुर 1956 और ये ब्रिटेन की सहयोग से बर्धमान, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पर? तो 1956 में बर्धमान, पश्चिम बंगाल में, और ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ यानी कि रूस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। भद्रावती लौह इस्पात कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सूती वस्त्र की पहली मिल कारखाना कहाँ पर है? तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित किया गया था 1818 में कोलकाता में। भद्रावती लौह इस्पात कहाँ है? कर्नाटक में। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है। सूती वस्त्र की जो मिल स्थापित किया गया था सबसे पहले 1818 में कोलकाता में, लेकिन सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। सोने का रेशा जूट को किसको कहा जाता है? जूट को सोने का रेशा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर, श्रीशैलम,
आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश संखाला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेदांथंगल राष्ट्रीय थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। और भारतीय अनुसंधान वन संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून और भारतीय वन्यजीव संस्थान भी देहरादून। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। नेशनल वुड पॉलिसी ऑफ नेशनल वुड पॉलिसी पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर है? तो जैसलमेर राजस्थान में। और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र भी मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह नहावा सेवा अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह कौन है? नहावा सेवा, अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। गुजरात स्थित कंडला है ज्वारीय बंदरगाह। गुजरात में जो कंडला बंदरगाह है, इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। ज्वारीय बंदरगाह, कंडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। गुजरात का दहेज रसायन बंदरगाह। गुजरात का दहेज रसायन बंदरगाह। गुजरात का दहेज रसायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भील का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भील किससे संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। तोड़ा जनजाति का मूल निवासी। तोड़ा जनजाति जो कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु पर आते हैं। टोडा जनजाति कहाँ रहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। टोडा जनजाति निवास करते हैं कहाँ पर? तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में।
बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। बहुपति विवाह प्रचलित है टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति में द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन द्रविड़ियन यानी कि दक्षिण भारत, तो द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाती है, तो थारू जनजाति, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। संथाल निवासी है पूर्वी भारत यानी कि बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। संथाल जनजाति कहाँ पर है, तो बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, बुपला। बुपला। गद्दी गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में। बोडो गारो पहाड़ियों में। बोडो गारो पहाड़ियाँ यानी कि मेघालय में। बोडो मेघालय में। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिला में। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिला। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिला। उसके बाद है भारत की सबसे आध जनजाति जारवा। भारत की सबसे आध जनजाति जारवा। भारत की सबसे आध जनजाति जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जारवा कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान एवं निकोबार में। और एक अंडमान निकोबार में कौन, सेम्पेन जनजाति पाई जाती है। वो सबसे खतरनाक जनजाति उसको माना जाता है, सेम्पेन जनजाति को। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में। गारो जनजाति कहाँ कहाँ पर होती है, तो अब मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। सरहुल त्यौहार झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है सरहुल के त्यौहार। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में। लेप्चा जनजाति सिक्किम। लेप्चा सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार के पहाड़ी केरल में। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, मालाबार पहाड़ी केरल में। मालाबार पहाड़ियों केरल में। गुज्जर जनजाति निवास करती है। गुज्जर जनजाति निवास करती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली उत्तराखंड में। मरकाना सागर की खाने राजस्थान में। मरकाना सागर की खाने राजस्थान में। मरकाना सागर की खाने राजस्थान में। मकराना संगमरमर क्या पढ़ रहे हैं, मकराना संगमरमर की खाने कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। सॉरी। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्ट्ज एक खनिज है, तो ये कैसे बनता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सर्करिक रेखा स्थित है कक्ष के रण में। सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है, तो कक्ष के रण में। सर्करिक रेखा कक्ष के रण में। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। सर्वाधिक हिरण भारत में पाया जाता है। सर्वाधिक हिरण भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा। उसके बाद है मीटरियोलॉजी का अध्ययन। मीटरोलॉजी किसका अध्ययन है, मीटरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है। मीटरियोलॉजी ध्यान रखिएगा, मीटरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंड प्रदेशों में। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंड प्रदेशों में। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंड प्रदेशों में। घाट शिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। घाट शिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बौलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। बौलाडीला छत्तीसगढ़। बौलाडीला लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में है। बौलाडीला छत्तीसगढ़ में है।
और घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। घाटशिला तांबा के लिए। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। ठीक। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में एक जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है। मैरीकल्चर। मैरीकल्चर समुद्री जीवों की खेती। मैरीकल्चर समुद्री जीवों की खेती को कहते हैं। मैरीकल्चर समुद्री जीवों की खेती को कहते हैं। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय कहाँ पर है? केरल में। अलवाय केरल में है। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल संलेख यानी कि मॉन्ट्रियल समझौता भी कहा जाता है, तो इसका संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से है। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से है। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। कोयला। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तो तमिलनाडु के तटीय भागों में। तमिलनाडु के तटीय भागों में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं हम लोग? मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई 5.575 किलोमीटर। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु जो कि हाजीपुर में है, इसकी लंबाई है 5.575 किलोमीटर। 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है उड़ीसा में। दंडकारण्य पठार उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। दंडकारण्य पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। तिरुपति कहाँ पर अवस्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी में। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में। उसके बाद है नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। नेतरहाट कहाँ स्थित है? झारखंड के लातेहार जिला में। झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला के खनिज के लिए। तलचर प्रसिद्ध है कोयला के खनिज के लिए और तलचर उड़ीसा में है। ठीक, तलचर उड़ीसा में है और ये प्रसिद्ध है कोयला के खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। सबरीमाला स्थित है केरल में। सबरीमाला केरल में है। सबरीमाला केरल। सबरीमाला केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। इलायची काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। इलायची काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। इलायची काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। कहवा कर्नाटक। क से कहवा, क से कर्नाटक। सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर। ध्रुव पर। और ऊपर पृथ्वी पर ऊपर जाने पर भार घटता है और नीचे जाने पर भार घटता है और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। तो हम लोग का भारत का भूगोल कंप्लीट होता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि मैंने इस वीडियो में कुछ मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। ठीक, तो
ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट मैराथन लाएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।